नाज़रीन, प्यूटन की जानिब से बड़ा एक्शन सामने आया है और अब इसके बाद मिडल ईस्ट में जो रूस के हमले हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। किस तरह से वो फ़लस्तीन की मज़ीद हिमायत करने जा रहे हैं। गोलान हाइट्स के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट वहाँ से जारी हुई है। जो आगे जो पिक्चर बन रही है उसकी मंजरकशी अच्छे तरीके से कर रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गज़ा से खबरें आ रही हैं कि इंजीनियरिंग यूनिट को, जो कि सबसे ख़ास इसराइली फ़ौज है, उसको फ़लस्तीनी स्नाइपर्स ने निशाना बनाया है। इसी तरह लेबनान से भी हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिनमें गोलान हाइट्स पर भी हमले शामिल हैं और इसके अलावा कई दीगर जो उनके शहर और सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। तो ये सारी अहम तरीन तफसीलात आज बरोज़ इतवार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो सबसे बड़ी खबर है और जिसने तेल अवीव को जो है ना वहाँ पर खलबली मचा दी है कि ये जनाब प्यूटन साहब ने क्या बयान जारी कर दिया है। रूस के हवाले से ये बात ज़हन में रखें नाज़रीन कि इसराइल के अलावा अगर यहूदी सबसे ज़्यादा कहीं पर आबाद है तो वो रशिया में है। ठीक है, वहाँ पर जो उनका एक पूरा सूबा है जहाँ पर ज्यूज रहते हैं और इसराइल से जो टेरिटरी है उससे ज़्यादा बड़ी टेरिटरी उनके पास रशिया में है, दुनिया में कहीं और उनके पास नहीं है। और इससे पहले रशिया और इसराइल के आपस में ताल्लुकात, जो तिजारती ताल्लुकात, सिफारती तो है ही हैं लेकिन तिजारती बहुत अच्छे उनकी आपस में ट्रेडिंग थी। लेकिन आप देखें कि इस जंग के बाद रशिया ने किस तरह स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है और जो मैं उसको सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूं, जो सबसे बड़ा काम नाज़रीन रूस ने किया ना, वो फ़लस्तीनी ग्रुप्स को जो साथ मिला दिया है। यानी मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो हार की वजह है, जो फ़लस्तीन कभी फातेह नहीं हो सका, उसकी सबसे बड़ी वजह आपस की नाचाकी और आपस का इख्तलाफात है। अब अभी अंदाज़ा लगाएं कि वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास बैठा हुआ है जो कि इस वक्त फ़लस्तीन अथॉरिटी का सदर है और उसने क्या काम किया है कि वहाँ पर मतलब वो एक मुआहदे के तहत इनका आपस में हमास और इनका हुआ और वहाँ से वज़ीर आज़म उसका हट गया, मतलब उसने एक मुआहदे के तहत रिमूव कर दिया गया। हमने आपको रिपोर्ट भी किया था, कबीना भी हट गई। अच्छा, अब उसने दोबारा से वज़ीर आज़म अपॉइंट कर दिया, दोबारा से कबीना बना दिया और अमेरिका ने उसको मुबारकबाद दे दी है। तो आप अंदाज़े लगाइए, ये तो इनके हालत है। तो माजी में तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया है। तो आज वो महमूद अब्बास जो है वो उसकी मतलब कोई पावर ही नहीं रही है, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो मैं फैक्टर समझता हूँ वो अंदर की नाचाकी थी, अंदर के इख्तलाफात थे। ये एक दूसरे से सलाम लेना, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो रूस को देखें, कोई यहाँ पर तुर्की भी है, यहाँ पर ईरान भी है, बाकी भी हैं, कोई इतना बड़ा जो इकदाम नहीं उठा सका और इसमें कामयाबी हासिल नहीं करवा सका जो काम रूस ने करवा दिया है। रूस ने सबको इकट्ठा किया है और उसके हमें नताइज देखने को मिल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल महाज पर भी इकट्ठे हो चुके हैं और गजा में भी हमने देखा है, वेस्ट बैंक में भी देखा है कि वो एक साथ मिलकर उन्होंने हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह रूस की लॉयल्टी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है इस जंग में, जिस तरह से वो साथ खड़ा हुआ है। जो मैं बात पीछे कर रहा था कि उनके ताल्लुकात थे, लेकिन इस जंग के बाद उन्होंने इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन पोजीशन जो है वो ली है। उनके हमले जो हैं वो किस तरह शुरू हो चुके हैं और अभी आप देखें कि उनके जंगी बेड़े दाखिल हो गए हैं। तो पहले मैं ज़रा ये जो बात सामने आई है, गोलान हाइट्स के हवाले से स्टेटमेंट जारी हुई है प्यूटन की जानिब से और उसमें उन्होंने कहा है, द गोलान हाइट्स बिलोंग टू सीरिया, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द रशियन फेडरेशन हैव नाउ स्टेप्ड अप ऑपरेशंस इन सीरिया, स्ट्राइकिंग ISIS एंड पुशिंग इसराइल आउट ऑफ द इलीगली हेल्ड टेरिटरी ऑफ सीरिया। तो देखें, आपने किसी तरीके से ही चलना होता ना, मतलब रशिया ये थोड़ी पोजीशन लेगा कि यहां से सारे इसराइली निकल जाएं और वापस यूरोप में चले जाएं। ये रशिया पोजीशन ले सकता है? ये तो आपके अरब मुल्क भी नहीं ले सकते, तो रशिया थोड़ी लेगा। तो तरीके से चलना है ना। ISIS पर हमले शुरू हो गए, बहुत सारे बाकी जगहों पर, जो कि हालांकि उनको बैकिंग तो इसराइल ही करता है, उनको फंड और उनको असलहा कौन देता है? ठीक है, आप पूरा ये देख लें कि कौन सी ऐसी ताकत है जो दाइश को या बाकी को कौन असलहा देता है, जो बाकी मिलिटेंट्स हैं। शाम उनके खिलाफ लड़ रहा है, इराक उनके खिलाफ लड़ रहा है, लेबनान उनके खिलाफ लड़ रहा है, ईरान उनके खिलाफ लड़ रहा है, सऊदी अरब इस तरह वो नहीं कर रहा, UAE का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कतर नहीं है, बहरीन नहीं है, कुवैत नहीं है, यमन नहीं है। तो वो मिडल ईस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं और हमले कर रही हैं, अभी एक और वीडियो आई है जिसमें
नाज़रीन किया है कि जो हमास का एक हिमायती है उसको जो है वो जान से मार दिया। वो बाकायदा वीडियो उन्होंने दाइश ने जारी की है। तो फिर दाइश को कौन फंड कर रहा है? तो इस लिहाज से जो है वो आ चुका है रूस, ठीक है। एक तरीक़ेकार से आप चलते हैं, जवाब से आप चलते हैं, तो वह मैदान में आ चुके हैं। आप जरा टाइमलाइन चेक करिए, इस टाइमलाइन के अंदर यह स्टेटमेंट सामने आई है और उससे वाज़े हो रहा है कि आगे फिर रशिया किस हद तक बढ़ने जा रहा है। टाइमलाइन आप चेक करिए कि रशिया के जंगी बेड़े, नेवल फ्लीट्स, एक नहीं कई, वो रेड सी में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, उन्होंने मोर्चे संभाल लिए हैं। फिर मैं आपको कहूंगा ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है। यार रशिया पागल है, यूक्रेन में उनकी इतनी बड़ी जंग चली और वो वहां से जंगी बेड़े रेड सी के अंदर भेज रहे हैं, कोई वजह होगी तो भेज रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसराइल ने अनाउंस कर दिया जी लेबनान और शाम और इराक और फला पर हमले हम शुरू करने जा रहे हैं और उनके हमलों का आगाज भी हो चुका है। अच्छा, उसी दौरान जो है रूस ने जो पहला हमला है वो अल-तनफ में किया, एक बेस को उड़ाया है, ठीक है। ये इस सारी टाइमलाइन के अंदर उधर वो मस्जिद अक्सा की शहादत है, उधर रफा ऑपरेशन है, उधर लेबनान जंग है, इस सारी टाइमलाइन के अंदर रूस आया है। और अब मजीद इस बयान के साथ वो कह रहे हैं कि ये तो इल्लीगल है, इसको छोड़ें। ओ भाई, गोलान हाइट्स के सामने कौन अड्डे बना रहा है? रूस ही बना रहा है ना। तो अब वो कह रहे हैं निकले यहां से, ये तो इल्लीगल आपने कब्जा किया हुआ है। तो टाइमलाइन चेक करें किस मौके पर वो बयान दे रहे हैं। तो इट्स मीन के अब वो आगे बढ़ेंगे। और तारीख में अगर आप देखें तो रशिया आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तारीख में इससे पहले भी रशिया नहीं आया, तो उसकी तारीख बताती है कि वो अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए आता है, वो धोखा नहीं देता। और माजी में सिर्फ फर्क यह था कि जब जब रशिया की एंट्री हुई है तब तक इसराइल की दौड़ें लगी हैं। और उस वक्त क्या हुआ है कि सीज फायर हुआ है। जब रशिया ने आया है मैदान में तो इसराइल की दौड़ें लगी हैं और वो सीज फायर पर राजी हुए हैं, ठीक है ना। मतलब वो ये थे कि जंग रोकना नहीं चाह रहे थे। तो जब रशिया आया है तो फिर उनकी बात हो गई कि ठीक है अब आप नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद वो सीज फायर करने पर मजबूर हुए हैं। तो आज रशिया के आने पर सीज फायर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि सीज फायर की तो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तो एक बड़ी जंग हो रही है। तो देखें, रशिया अगर आया है, जंगी बेड़े लेकर आया है, फिजाइया लेकर आया है, असलहा दे रहा है, और जो 25 F-35 तैयारे इसराइल को मिले हैं, तो वो सीज फायर के लिए तो नहीं है, तो वो एक बड़ी जंग के लिए है ना। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो रशिया के हवाले से आई है। बस आप ये इतना देखें यार, आप ग्राउंड रियलिटीज को समझे। आप रशिया और चाइना के बगैर ये जंग नहीं जीत सकते हैं। अगर आप जीत सकते होते तो आप 75 साल आपके साथ ये सलूक ना होता। वो जो मिडल ईस्ट की ताकतें हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो वहीं पर है। मतलब उन्होंने कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है। तो ये रशिया और चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, और इस हद तक इन्वॉल्वमेंट है आलमी सिफारती सतह पर और मैदान में, ठीक है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर अमेरिका को कोई नथ डाल सकता है, अगर इसराइल को कोई नथ डाल सकता है, तो वो रशिया है। इस वक्त अगर रशिया शाम में ना बैठा हो तो हिजबुल्लाह को असलहा पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ये बात ज़हन में रखे। अमेरिका कभी भी ईरान का असलहा हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंचने देगा, यानी जो उनकी सप्लाई लाइन है पूरी तरह से उस पर हमला करेगा। तो वो सप्लाई लाइन अगर खुली हुई है तो रूस की वजह से खुली हुई है, इसलिए रूस का इसमें बहुत कलीदी किरदार है। तारीख हमारे सामने पड़ी, अगर रूस के बगैर हम पहले जीत पाते होते, चाइना के बगैर तो हम जीत जाते। लेकिन अब आइडियल मौका इसलिए है कि रशिया और चाइना का मफाद भी इसी में जुड़ गया है, जो पहले शायद नहीं था, कि इसराइल को हराया जाए और अमेरिका को उसके जरिए जो है वो अल्टीमेटली तो अमेरिका की फिर पीछे शिकस्त होगी अगर इसराइल हारता है। तो आज आइडियल मौका है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कि वो अपने जवाल को रूज में बदल सकते हैं। जो 100 साल से वो गुलामी के थपेड़े खा रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में गुलाम बनकर, इस 57 इस्लामी मुल्कों के पास एक वीटो नहीं है, तो आज उनके पास मौका है कि वो इस जवाल को रूज में बदल सकते हैं। तो ये जनाब हो गई खबर प्यूटन के हवाले से। अब आपको गजा के हवाले से अपडेट करते हैं। और गजा के हवाले से नाज़रीन जो बड़ी खबर सामने आई है वो इंजीनियरिंग यूनिट के हवाले से आई है। सबसे एक स्पेशल इसराइली फौज, सबसे स्पेशल इनका यूनिट, और ये गालिबन 5वां हमला है जो इस यूनिट पर हुआ है। बहुत थोड़ी तादाद में होता है। इनका काम टनल्स को तबाह करना और बिल्डिंग्स में एक्सप्लोसिव लगाकर तबाह करना है। तो इनको स्नाइपर्स ने मारा है। कुदस ये बता रही है पैलेस्टीनियन स्नाइपर्स अटैक्ड ऑन इंजीनियरिंग यूनिट। तो जो ये स्नाइपर्स की कार्रवाई है, दूसरी इससे पहले मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती हैं, तो ये पहली कार्रवाई इंजीनियरिंग यूनिट के ऊपर स्नाइपर्स की है। तो इस जंग में स्नाइपर्स ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। अब नाज़रीन मैं आपके सामने 2 बड़ी स्टेटमेंट्स रखने जा रहा हूँ। जो गजा में हमास कितनी तगड़ी है, उनका
ऑपरेशंस किस तरह से जारी हैं, वो आगे खड़े रहेंगे या झुक जाएंगे, इसराइल क्या ये जंग जीत पाएगा? तमाम तर जुल्म, तमाम तर बमबारी, तमाम तर जबर और सफाकियत और फाकों के बावजूद, ये सारा कुछ करने के बावजूद क्या इसराइल जंग जीत जाएगा? मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। एट दिस मोमेंट, इसराइली मीडिया लिख रहा है, इट्स इम्पॉसिबल टू से दैट हमास इज ब्रोकन। ये कहना ये इम्पॉसिबल है कि हमास टूट चुकी है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल उठाना चाहता हूं, और भाई जब इसराइली मीडिया अपनी इसराइली आर्मी की फतह तस्लीम नहीं कर सकता, तो मैं कैसे इसराइल की फतह तस्लीम कर लूँ और आपको बताऊं कि नहीं जी इसराइल तो फाते हो रहा है। इसराइली मीडिया अपनी आर्मी की फतह को तस्लीम करने पर राजी नहीं है और उल्टा बता रहा है कि हमास को तो आप तोड़ ही नहीं सके, तो मैं कैसे मान लूं कि इसराइल फाते है? तो जो फाते है वही आपको बताएंगे कि फाते कौन है। रोज़े रोशन की तरह जिसकी फतह यहाँ हुई है सारी दुनिया के ऊपर, और वो दुनिया में इनकलाब लेकर आ रही है, दुनिया को बदल रही है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदली जा रही है। कहाँ से? रेजिस्टेंस से, जो कि इस वक्त गजा में हो रही है। तो इबरतनाक शिकस्त हुई है। आप उस बात को ना भूलें कि जो 20 दिनों में 25 दिनों में इन्होंने गजा पर कब्जा करना था और उसी के मुताबिक प्लान बना था, लेकिन अगर आज तक 176वें दिन में भी ये गजा पर कब्जा नहीं कर सके तो सोचें ये कितनी बड़ी इबरतनाक शिकस्त है। फिर आप उनका दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसराइल इज स्टक इन द मक इट क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ इन गाजा एंड इज डेटोरेटिंग टू द अबायस इन द पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड। इसराइली मीडिया लिख रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो एक दलदल में फंस चुका है, बुरी तरह से स्टक हो गया है, और ये जो सारा कुछ हुआ है ये इसने खुद क्रिएट किया है। ये तबाही अपने लिए खुद ये इसने चुनी है, खुद जो है वो अपने लिए तबाही लेकर आया है। तो मुझे बताइए ये कितनी बड़ी फतह है जो फलस्तीन को मिली है। सुरंगों में बैठे वो लीडर्स, यार 176 दिन हो गए हैं, 176 दिनों से वो सुरंगों में बैठे हैं और पता नहीं उनको खाने के लिए कुछ है या नहीं है, उनकी सप्लाई लाइन नहीं है भाई, असलहा कहां से आ रहा है, खाना कहां से आ रहा है, कुछ पता नहीं है। दुनिया हैरान है, ये दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। मैं आपको बताऊं, इस पर दास्तानें सुनाई जाती रहेंगी, इस पर किताबें लिखी जाती रहेंगी, इस पर फिल्में बनती रहेंगी। 176 दिन, एक छोटा सा इलाका, उसकी कोई सप्लाई लाइन नहीं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ लड़ गया। और जब उनकी वीडियोस आती हैं तो उनके पाँव में जूतियां नहीं हैं। ये वीडियोस आती हैं जिनमें देखा जा सकता है कि उनके पाँव में शूज नहीं होते अक्सर, लेकिन उसी वीडियो में हम देखते हैं कि आगे चलकर जब वो इसराइली फौज से टकराते हैं तो इसराइली फौज इन जंगजुओं को देखकर कांपने लग जाती है। ये वीडियोस ऑन रिकॉर्ड आई हुई हैं, उनके फौजी उनसे फायर नहीं खुलता, ये हालत उनकी हुई पड़ी है। तो आप हकायक को समझें, इस वक्त अरबों इन्वेस्ट किए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि इसराइल को फाते दिखाया जाए। तो इसराइली मीडिया क्या कह रहा है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, कोई अरे गैरे की बात नहीं रख रहा, कोई छोटा मोटा सबूत आपको नहीं दिखा रहा। तो देखें, अगर भाई वो उन्होंने क्या इंतजार करना था और क्या उन्होंने बार बार मुज़ाकरात में बैठना था। अगर वो फतेह हो सकते, अगर वो कब्जा कर सकते तो वो किसी का इंतजार करते। जिन्होंने 33,000 बच्चे और औरतें शहीद कर दिए, क्या वो किसी मोरालिटी को मानते हैं, किसी ज़ाब्ते को मानते हैं, या वो किसी मुज़ाकरात को मानते हैं? तो फिर देरी किस बात की है? क्यों नहीं गजा पर अपना झंडा लहराता इसराइल और कहता कि हमने फतह कर लिया गजा को? क्यों नहीं कहता? और मैं तो ये भी बात करता हूं यार, आज ही वो इसराइल कह भी दे कि मैंने गजा पर कब्जा कर लिया है, तो क्या, तो फिर क्या? आप उनकी कुर्बानियों को सराहें, आप उस रेजिस्टेंस को सराहें और उनको कोसें जो अपने महल्लात में बैठे हैं। भाई उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है, अब हम मजीद उनसे क्या डिमांड करें? मैं तो ये कहता हूं कि फ़लस्तीनियों को इजिप्ट में चले जाना चाहिए। देखें, आप उनकी सफरिंग का अंदाज़ा लगाइए। मैं किस मुंह से उनसे मुतालबा करूं कि नहीं आप वहीं पर बैठे रहें? हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो उनके लिए वो छोटी सी चीज़ का भी बाइकआउट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप किस मुंह से मुतालबा करते हैं कि जनाब वो वहीं पर बैठे रहें? मैं तो आज जो जुल्म आज वहाँ पर हो रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ उनको इजिप्ट में चले जाना चाहिए, अपनी जानें बचाएं, अपने बच्चों की जानें बचाएं। ठीक है, अब ये मुकद्दस सरजमीन है तो ये सारी फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, बाकी भी जिनका फ़र्ज़ है वो आएँ, वो भी अपना किरदार अदा करें। और हम फ़लस्तीनियों से किस चीज़ का मुतालबा रखते हैं, हम किस मुँह से उनसे मुतालबा करें? तो आपको उनकी रेजिस्टेंस की दाद देनी चाहिए। उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है, अब छोड़ दें नतीजा जो भी निकलता है। नतीजा फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसराइली मीडिया लिख रहा है कि उनकी आर्मी शिकस्त खा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद
نتیجہ جو بھی آیا انہوں نے حق ادا کیا جو ریزسٹنس وہاں پر دکھائی ہے، جس کا کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس طرح بھی اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو سکتی ہے۔ اچھا آگے ناظرین، جو لیبنان سے حملے ہوئے ہیں، جو حزب اللہ نے بڑے حملے کیے ہیں، ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حزب اللہ سے جو پہلا بڑا حملہ ہوا ہے اس حوالے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ گولان ہائٹس پر حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے ڈرونز پینیٹریٹس دا ایئر سپیس آف گولان۔ ڈرون جناب اندر گھسے ہیں گولان ہائٹس کی جو ایئر سپیس ہے، اور آگے آ کر انہوں نے ہٹ کیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق سے اور شام سے حملے ہوئے ہیں، شام سے گولان ہائٹس پر اٹیک کیا گیا، اور اب یہ لیبنان سے گولان ہائٹس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا اور ڈرونز کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے we launched air attack with assault drones on the newly created Barkata artillery position on deployment of enemy soldiers in vicinity of Sheba Farms۔ تو شیبا فارمز کے اندر یہ کافی بڑا حملہ کیا گیا، اس میں دو بڑے حملے ہوئے ہیں، یعنی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں نیولی کریٹڈ، ایک نئی جو آرٹلری پوزیشن ہے وہ اس کے اوپر ہم نے اٹیک کر کے اس کو تباہ کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، اگر انہوں نے نیولی کریٹ کی ہے، اگر دوبارہ سے بنائی ہے، تو اس کا مطلب پہلے سے تباہ ہو گئی تھی، پچھلے والی تباہ ہوئی تو دوبارہ سے بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ جو دوبارہ انہوں نے بنائی اس کو بھی حزب اللہ نے دوبارہ تباہ کر دیا، اور ساتھ انہوں نے کہاں پر حملہ کیا؟ on the position on the deployment of enemy soldiers۔ ایک وہ آرٹلری کو تباہ کیا، ساتھ جو اسرائیلی فوج کی ڈپلائمنٹ تھی اس کو ہٹ کر کے جو ہے وہ ہلاک کیا۔ تو یہ ایک کافی بڑا حملہ ہے۔ پھر اسرائیلی آرمی کیا جو ہے وہ خود تسلیم کر رہی ہے، we detected launching of missiles from Lebanon towards Margaliot and Al-Malkiya in Upper Galilee and bombed its source۔ کہ جناب ہم نے یہاں سے میزائل جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں، جو کہ مارگلیوٹ میں آئے، جو کہ اپر گلیلی میں آئے، جو کہ ملکیہ میں آئے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس جا کر بمباری بھی کی ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے، اسرائیلی آرمی اس کو خود بتا رہی ہے کہ we bombed the source، کہ جہاں سے لیبنان سے ہم پر حملہ ہوا ہم نے جوابی کارروائی میں وہاں پر جا کر بھی اس سورس کو ہٹ کیا۔ یہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے۔ اچھا پھر الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان کریات شمونا اینڈ مارگلیوٹ ان اپر گلیلی۔ تو الجزیرہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ مارگلیوٹ میں حملہ ہوا ہے اور سائرنز بج رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کریات شمونا میں بھی حملہ ہوا ہے۔ کریات شمونا جس میں 4 دن پہلے ایک بہت غیر معمولی بہت بڑا حملہ ہوا، آج پھر الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے اور سائرنز بج رہے ہیں۔ پھر ناظرین اگلے حملے میں وہ بتا رہے ہیں our fighters targeted the Ramim barracks with artillery shells۔ تو حزب اللہ نے بھی آرٹلری استعمال کی ہے اور ان کی جو رمیم ملٹری سائٹ ہے اس پر اٹیک کیا ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے our fighters targeted ملکیہ سائٹ with برکان میزائلز۔ تو جو اسرائیلی آرمی نے اوپر تسلیم کیا ہے، اسلامک ریزسٹنس اس حوالے سے کنفرم کر رہی ہے اور اس حملے کی تفصیلات بتا رہی ہے کہ وہاں پر ہم نے برکان میزائل، جو ایک بہت ہی گھاتک اور زیادہ ایکسپلوسیو کیری کر سکتے ہیں آپ برکان میزائل میں، اس کے ساتھ ہٹ کیا گیا۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے سولجرز انجرڈ ایز ریزلٹ آف راکٹ شیلز بینگ فائرڈ فرام لیبنان ایٹ رمیم ہل۔ تو جو رمیم کی پہاڑیاں ہیں اس کے اوپر بھی ناظرین یہ بڑا ایک حملہ کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین 3 بہت بڑی سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ جس طرح سے غزہ کی شکست ہے، اسی طرح لیبنان کے میں جو ان کی شکست ہو رہی ہے، جو بارڈر پر جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آگے چل کر ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے۔ وہاں کے کمانڈرز اوپنلی کس طرح سے کہہ رہے ہیں اسرائیل اپنی قبر خود کھود رہا ہے۔ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں ایموشنز میں نہیں بہ رہا، میں بلا وجہ کی یہاں پر باتیں نہیں کر رہا، میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنی قبر کھود رہا ہے۔ یہ ایٹ دی اینڈ یہاں پر ان کو 1 انچ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور پھر نئے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ ان کا میجر جنرل، ریزرو میجر جنرل کہہ رہا ہے یہ حاضر سروس ہے، ریٹائرڈ نہیں ہے۔ وہ کیا بات کر رہا ہے؟ The north is devoid of population and this is unbelievable. It is nightmare and a horror movie۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نائٹ میئر ہے اور یہ ایک ہارر مووی کی طرح ہے۔ 75 سالوں میں اس طرح کی صورتحال کبھی ان کو فیس نہیں کرنی پڑی، ان بدماشوں کو جو دنیا بھر سے اٹھ کر آئے اور فلسطینیوں کی زمین چھین کر یہاں پر قابض ہو گئے۔ آج ان کا کمانڈر اوپنلی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے لیبنان کے علاقے بھی آگے چل کر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ہارر مووی بن چکی ہے جس طرح کے حملے حزب اللہ ہم پر کر رہی ہے۔ پھر حریر جو ان کا سب سے بڑا ایک اخبار ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ کمیونٹی لیڈرز ان دا نارتھ
fear that extending the evacuation of their areas will be a blow that the region will not be able to bear. اب کر کیا رہے ہیں کہ چونکہ حزب اللہ کے حملے ڈیپ ہو رہے ہیں, لانگ رینج کے میزائل استعمال کر رہے ہیں, روس کے دیے گئے میزائل خطرناک ترین میزائل جو کہ زیادہ ڈیپ جا کر ہٹ کرتے ہیں وہ والے استعمال کر رہے ہیں, تو اب وہ پہلے بارڈر کے ساتھ ساتھ ایویکویشن ہوئی, اب وہ چونکہ حملے ڈیپ ہو گئے ہیں تو وہ فرنٹ لائن سے پیچھے بھی ایویکویشن کروا رہے ہیں. تو ان کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنے میسیو لیول کے اوپر ایویکویشن ہو رہی ہے تو یہ اتنا بڑا بلو ہوگا کہ جس کو ہم بیئر نہیں کر سکیں گے. آپ اندازہ لگائیے, یہ ان کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, فلسطین کے کسی حمایتی کے میڈیا کے اور ان تجزیہ کاروں کے بیانات نہیں رکھ رہا, اس پر چلیں آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. انہی کے تجزیہ کار, انہی کے کمیونٹی لیڈرز, انہی کے کمانڈرز کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے تو ایویکویشن بھی ضروری ہے, اور ایویکویشن کے نتیجے میں آگے ایسا نقصان ہوگا کہ جس کو ہم بیئر ہی نہیں کر سکیں گے. پھر ان کا دیکھیے, the heads of the northern authorities were informed that the next school year may not start in their regions and they were asked to keep the matter secret. کہہ رہا ہے کہ اسکول نہیں کھلنے جا رہے, اگلے سال بھی نہیں کھلنے جا رہے, اور اس معاملے کو سیکرٹ رکھا جائے. آپ اندازہ لگا پا رہے ہیں یہ اس وقت کتنی بڑی شکست جو ہے وہ اسرائیل کو بھگتنا پڑ رہی ہے, اور معاملہ یہ کتنا لمبا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی اسکول جو ہے وہ نہیں کھلنے پا رہے, یعنی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اگلے سال بھی نہیں کھل رہے, اور اس معاملے کو عوام سے خفیہ رکھا جائے تاکہ ان کا مرال ڈاؤن نہ ہو, تاکہ ان میں آلریڈی وہاں پر خوف ہے کہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے, تو مزید جب ان کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا لمبا معاملہ چلنے والا ہے, تو پھر وہاں پر کیا کیوس پھیلے گا, کیا ہنگامے ہوگے, کس طرح اسرائیلی بیرون ملک دوڑیں گے. تو یہ اس وقت ناظرین اسرائیل کی حالت ہوئی پڑی ہے. میں ایک ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کون فاتح ہے, کون شکست کھا رہا ہے, اور اسرائیل کا ظلم اس کو فاتح نہیں بنا رہا. اسرائیل کا ظلم دراصل اس کو یہاں پر ایگزسٹ کرنے میں اس کی سپیس کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہے, اور آگے جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ایٹ دی اینڈ اسرائیل کو یہاں پر 1 انچ بھی نہیں ملنے والا ہے. یہ سب سے اہم حقائق ہے جو باریک باتیں آپ کو سمجھنی ہیں. یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.